मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नया सर्कुलर नंबर 17 रिलीज किया है 29 सितंबर को। यानी इसमें इनकम टैक्स के प्रोविजंस के बारे में गाइडलाइंस दी गई है। क्या है ये प्रोविजन? 3 नए सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं टीडीएस एंड टीसीएस अंडर इनकम टैक्स में, विच इज 194O, 206C, 1H एंड 1F। ठीक है, टीडीएस एंड टीसीएस के ये तीनों सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2020 से। एप्लीकेबल तो हो रहे हैं बट बहुत ही सारी इसमें कंफ्यूजन थी, उसके लिए क्लैरिफिकेशन अवेटेड थी, तो फाइनली क्लैरिफिकेशन आ गई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। ये सर्कुलर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा जो है सीए गुरुजी, आप उसे सर्च करिए, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए, वहां पे ऑलरेडी शेयर हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर की, जिसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, जो बताता है पहले पैराग्राफ में सेक्शन 194O के बारे में। ये टीडीएस का सेक्शन है जो एप्लीकेबल हो रहा है 1 अक्टूबर से। किस पे एप्लीकेबल होगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर से। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक एक्सेट्रा। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। तो टीडीएस का रेट 1% है, बट अभी पेंडेमिक की वजह से टीडीएस के रेट्स को 25% रिड्यूस कर दिया गया था, तो इसका रेट भी इतना बनेगा 0.75%। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके साथ जुड़े हुए सेलर्स का ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल पर, चाहे वो गुड्स का है, सर्विस का है या दोनों का है, उस पर क्या काटेगा? टीडीएस। पर उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बताई गई है। 5 लाख की एग्जाम्पशन है जो हम अभी एंड में डिस्कस भी करेंगे, इसी सर्कुलर में भी दिया हुआ है। साथ ही जो ये डिडक्शन करनी है वो उन्हें करनी है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ ऑन अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी जब अमाउंट ड्यू किया जाए, क्रेडिट किया जाए ऑन अकाउंट ऑफ सच सेल या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, ये टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे बात की गई पहले पैराग्राफ में सेक्शन 194O की, आप लोगों ने ब्रीफ में से समझ लिया। देन पैराग्राफ नंबर 2 में बात की जा रही है सेक्शन 206C 1H, जो है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, ओनली एंड ओनली गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। ये भी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो रहा है। किस पे एप्लीकेबल है ये? कोई भी सेलर अगर रिसीव करेगा अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, तो अगर सेलर 50 लाख की सेल की वैल्यू का कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है इन एनी प्रीवियस ईयर, उन्हें कलेक्ट करना है टीसीएस एट द रेट 0.1%, यानी ये कितना बनेगा? 0.075% ड्यूरिंग पेंडेमिक। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में अभी इतना अमाउंट कर दिया गया है। तो ये जो सेक्शन है ये कितनी वैल्यू के सेल कंसिडरेशन पे एप्लीकेबल है? एक्सीडिंग 50 लाख। ये जो 50 लाख देख रहे हैं ना आपको, ये रिसिप्ट बेसिस पे देखना है। तो इसमें बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन थी, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूज करते हुए आपको दी है गाइडलाइंस। चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गाइडलाइंस है एप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरीड थ्रू वेरियस एक्सचेंजेस। अब बहुत सारे एक्सचेंजेस के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कैरी होती है, तो उसके लिए भी सेक्शन 194O और 206(1)H के बारे में बात की गई। रिप्रेजेंटेशन गई कि इसकी डिफिकल्टी है इम्प्लीमेंट करने में, किस पे? एक्सचेंजेस पे, फॉर सर्टेन एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। के बीच में क्या है, इनके साथ क्या होता है कि कोई 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बिटवीन बायर एंड सेलर, तो इसीलिए रिमूव डिफिकल्टी करने के लिए ये बोला गया है कि सेक्शन 194O एंड 206(1)H shall not be applicable। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? नंबर 1, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एंड कमोडिटी which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by recognized clearing corporation, including recognized stock exchange, recognized clearing corporation located in international financial service center। तो इन पर अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्लैरिफिकेशन में लिख दिया है। साथ ही जो ट्रांजैक्शन है इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एजेंसी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज
रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 21 ऑफ CERC, इन पर भी ये दोनों सेक्शंस, कौन सा सेक्शन 194O एंड 206(1)H एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, पहली क्लैरिफिकेशन ये दे दी। अब दूसरी जो क्लैरिफिकेशन है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे। अब होता क्या है, आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, और इनके साथ पेमेंट गेटवे भी जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है, जब पेमेंट आएगी, जब कस्टमर से पेमेंट आएगी तो पहले वो पेमेंट गेटवे के पास आएगी, फिर वो किसको देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, फिर वो किसके पास जाएगी, सेलर के पास। मतलब यहाँ पे दो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, पेमेंट गेटवे वाला भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर ही है और साथ ही ई कॉमर्स ऑपरेटर भी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन ये है कि अब क्या ये दोनों TDS डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194O। तो इसके लिए भी टू रिमूव दिस डिफिकल्टी बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट द पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194O ऑफ द एक्ट। अगर ये टैक्स डिडक्ट कर लिया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, यानी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 194O में TDS डिडक्ट कर रहा है तो पेमेंट गेटवे नहीं करेगा। पर एक एग्जांपल दिया था इन्होंने जिसमें XYZ तो था ई कॉमर्स वेबसाइट और हमारा ABC जो था वो डिजिटल प्लेटफॉर्म था। तो ये बोल रहे हैं कि अगर XYZ ने TDS डिडक्ट कर लिया है तो ABC डिडक्ट नहीं करेगा। टू फैसिलिटेट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ABC में टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम XYZ रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। और ये क्या करेंगे, कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट गेटवे से एक अंडरटेकिंग ले लेगा रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, देन है नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। अब ये भी रिप्रेजेंटेशन गई कि जो इंश्योरेंस एजेंट है और इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, इन मैनी केसेस दे हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर फॉर द सब्सिक्वेंट। जनरली ये क्या करते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो तब होता है जब इंश्योरेंस होता है। उसके बाद इंश्योरेंस हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी और बायर के बीच सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ट्रांजैक्शंस रहती है, उनमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस गई। तो इसको भी रिमूव करने के लिए डिफिकल्टी को बोला गया कि प्रोवाइडेड एट इन ईयर सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट ईयर। तो जिस साल में पॉलिसी हुई उसके बाद के जो ईयर्स हैं, अगर इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ट्रांजैक्शन में बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड द बायर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, he would not be liable to deduct tax under section 194 of the act for those subsequent year। ठीक है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब्सिक्वेंट ईयर्स में टैक्स डिडक्ट करने की अगर उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन ट्रांजैक्शन में। हाउएवर इंश्योरेंस कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन कमीशन पेमेंट, बट इंश्योरेंस कंपनी कमीशन पेमेंट पे टैक्स डिडक्ट करेगा इफ एनी मेड टू इंश्योरेंस एजेंट or insurance aggregator for those subsequent years under relevant provision of the act। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस एजेंट एंड एग्रीगेटर्स के लिए। देन है नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशहोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेरीज थी कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशहोल्ड के लिए। थ्रेशहोल्ड के लिए बोला है सेक्शन 194O and 206(1)H would come into effect from 1st October। और इसके लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि थ्रेशहोल्ड में हमें बहुत सारे डाउट हैं वो क्लैरिफाई करें। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई इन्होंने किया है। पहले पैराग्राफ में बोला है कि सेक्शन 194O की अगर हम बात करें तो वहां पे एक थ्रेशहोल्ड है 5 लाख रुपीज की, यानी 5 लाख तक के अमाउंट पे TDS एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर इंडिविजुअल एक्चुअल बीइंग ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट who has furnished his PAN and Aadhaar। ठीक है, इस with respect of previous year। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल या सर्विस और बोथ for triggering deduction of section 194O TDS shall be counted from 1st April 20। तो कब से देखनी है इसकी इनको कैलकुलेशन कब से करनी है, 1st April 20 से। ठीक है, वैल्यू देखने के लिए, ग्रोस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सर्विस और बोथ देखने के लिए कब से देखना है, 1st April 20 से। And if the gross amount of sale or service or both facilitated during the previous year 2021, including the period up to 30th September 20 in relation to such individual HUF family, if it exceeds 5 lakh rupees, then the provision of section 194O shall apply on any sum credited or paid on or after 1st October 20। यानी यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जा रहा है कि 5 लाख की जो थ्रेशहोल्ड है
उसको कब से देखना है, उसको आपने 1 अप्रैल 20 से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं अब तक 30 सितंबर तक, ठीक है, वो सारी देखते हुए और फिर उसमें अगर उनकी थ्रेशोल्ड 5 लाख से क्रॉस कर गई है तो फिर आगे का जो भी क्रेडिट है अमाउंट या पेमेंट है जो 1 अक्टूबर के बाद दी जाएगी उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात की गई है वो बात की गई है 206(1)(h के बारे में। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो कितनी है, 50 लाख रुपीस, ठीक है। अब इसकी बात की जा रही है और ये जो टीसीएस एप्लीकेबल होना है ना, ये रिसिप्ट बेसिस पे होना है, इसमें सेल के बेसिस पे नहीं होना है कि सेल कितनी कर रहे हो आप, रिसिप्ट कितनी कर रहे हो, चाहे वो पुरानी सेल के लिए भी रिसिप्ट है, अगर आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग दिस ईयर और उसकी थ्रेशोल्ड 50 लाख से क्रॉस हो गई है तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेक्शन 206(1)(h of the act applies on receipt of sale consideration. The provision of this section shall not apply to any sale consideration received before 1st October 20. Consequently, it would apply on all consideration including advance received for sale received on or after 1st October 20 even if the sale was carried out before 20. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये उस पे एप्लीकेबल नहीं है जो सेल कंसिडरेशन आपको 1 अक्टूबर से पहले रिसीव हो चुका है, पर ये उस पे एप्लीकेबल होगा कंसिडरेशन पे जो आपको रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर या उसके बाद, वेदर इवन इफ सेल इज कैरिड आउट बिफोर 1 अक्टूबर, यानी सेल अगर पहले भी हो गई थी पर उसका कंसिडरेशन आपको 1 अक्टूबर के बाद मिला है तो आपको ये 50 लाख के लिए उसको कंसीडर करना है और उसमें एडवांस को भी देखना, यानी 50 लाख की जो लिमिट है ना ये रिसिप्ट बेसिस पे चलेगी, चाहे वो आपको रिसिप्ट एडवांस के लिए हुआ है या किसी सेल के लिए जो पहले हो चुकी है, ठीक है, मतलब हो चुकी सेल या होने वाली सेल, किसी के लिए भी अगर आपको अमाउंट मिला है, सेल कंसिडरेशन मिला है जो 50 लाख को क्रॉस कर रहा है तो 50 लाख से अबव होने पर आपको टीडीएस काटना है। देन लिखा है सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख इज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, कैलकुलेशन ऑफ रिसिप्ट of sale consideration for triggering TCS under section 206(1)(h shall be computed from 1st April 20। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बता दिया कि रिसिप्ट को कब से देखना है, अब रिसिप्ट बेसिस पे है तो वो देखना है अप्रैल 20 से। Hence, if person being seller has already received 50 लाख, तो अगर 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 सितंबर तक ही आपको 50 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं तो अब आगे की पेमेंट्स पर, आगे की कंसिडरेशन की रिसिप्ट पर आपको क्या लगाना है, टीसीएस लगाना है अंडर 206(1)(h, ठीक है। तो क्लियर है आपको 50 लाख का जो प्रोविजन है, थ्रेशोल्ड है, वो कैसे है, रिसिप्ट बेसिस पर है, ठीक है। आपको 1 अप्रैल 20 से जितना भी कंसिडरेशन आपकी सेल के लिए रिसीव हुआ है या एडवांस रिसीव हुआ है उनकी पूरी टोटल देखनी है, आपको बाय वाइज देखना है कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और फिर 50 लाख क्रॉस होते ही जो बैलेंस अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा, मान लो किसी की 60 लाख कंसिडरेशन रिसीव हुआ तो 50 लाख इसमें से माइनस करके 10 लाख पे लगेगा टीसीएस, ठीक है। देन अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हुई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे दो सेक्शंस की, 206(1)(f एंड 1)(h। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 1)(f) एप्लीकेबल हो रहा है 206(1)(f कहाँ पे, फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख, ठीक है। और साथ ही सेक्शन 1)(f) बोलता है कि सेक्शन 206(1)(h को एक्सक्लूड करना है फ्रॉम इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 1)(f, यानी जिस पर 1)(f लग रहा है उसमें 1)(h नहीं लगेगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई, क्या क्लैरिफिकेशन मांगी गई, इन दिस रिगार्ड इट मे बी नोटेड दैट स्कोप ऑफ सबसेक्शन 1)(h एंड 1)(f आर डिफरेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1)(h एंड 1)(f का स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप 1)(f की बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन सिंगल सेल ऑफ मोटर व्हीकल, और 1)(h की बात करें तो ये तो 50 लाख से अबव के कंसिडरेशन पे एप्लीकेबल होने वाला है फॉर सेल ऑफ गुड्स। और 1)(f को देखें देन दिस इज फॉर द सेल टू कंज्यूमर ओनली नॉट टू डीलर्स, जबकि 1)(h को देखें तो ये सारी सेल्स को कवर करता है अबव द थ्रेशोल्ड, इसीलिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है। सिंपल देखें, जो नीचे की क्लैरिफिकेशंस भी दी है ना, ये सिंपल ये करें कि थ्रेशोल्ड आपने देखनी है, जहां पे सेक्शन 1)(f लग रहा है वहां पे 1)(h नहीं लगेगा, जहां सेक्शन 1)(h लग रहा है वहां पे 1)(f नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली इसी को देखना है। देन अगला जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है वो है एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न डिस्काउंट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सेक्शन 206(1)(h के लिए। इसको क्लैरिफाई करने के लिए बोला था कि वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर सेल रिटर्न
discount or indirect taxes including GST for the purpose of collection of TCS under section 206C(1)(h). तो यहाँ पे बोला गया है इट इज क्लैरिफाइड दैट नो एडजस्टमेंट, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है आपको फॉर सेल रिटर्न, डिस्काउंट एंड GST, बिकॉज जो ये एप्लीकेबल है सेक्शन वो किस पे एप्लीकेबल है, रिसिप्ट पर। किस पे बेसिस है ये, रिसिप्ट पे, बिकॉज कलेक्शन इज मेड विद रेफरेंस टू रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत ही नहीं है, जितनी रिसिप्ट हुई है उसके बेसिस पे आपको देखना है कि क्या TCS लगेगा या नहीं। देन फ्यूल सप्लाई टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस के लिए भी एक क्लैरिफिकेशन दी है। इसमें बोला है कि सेक्शन 206(1)(h अप्लाई नहीं होगा ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर फ्यूल सप्लाइड टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइन एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो जो नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस हैं उनको जो फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है इंडियन एयरपोर्ट्स पर, उसके सेल कंसिडरेशन पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। थोड़ी सी लंबी थी वीडियो, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सभी चीजें समझ आ गई है। कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको रिप्लाई करने के लिए। और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए विजिट करिए studybuddy.com को। सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे जितने भी रनिंग कोर्सेज हैं आपको इस वेबसाइट पे कोर्सेज में आने पर मिल जाएंगे। कुछ कोर्सेज पेड हैं और काफी सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय। इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।